बेटा आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसका नाम है oogenesis। बेटा हम oogenesis कहते हैं वो प्रोसेस जिसमें फीमेल के अंदर अंडा बने या ओवम बने या एग बने या मेगागेमेट बने, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग इज कॉल्ड oogenesis। और oogenesis प्रोसेस जो है ना, ये लेडीज के अंदर ओवरी के अंदर एक प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस माँ की पेट के अंदर जब बच्ची होती है ना, तभी से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये टॉपिक बहुत इजी है, थोड़ा ट्रिकी भी है और ये चीज़ें मैंने पहले भी लिख ली हैं ताकि थोड़ा टाइम भी सेव हो जाए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा ये मदर है, माँ की कोख जिसको हम यूटेरस कहते हैं, इसके अंदर जब बच्ची होती है ना, लेडी जब अपनी माँ के कोख के अंदर होती है ना, तभी से इसके अंदर oogenesis प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये बात याद रखना, oogenesis का प्रोसेस माँ के पेट के अंदर ही जब बच्ची छोटी होती है, जस्ट 3 महीनों की जब होती है ना बच्ची, तभी से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये प्रोसेस जाके कंप्लीट होता है जब बच्ची 13 साल की होती है, जब प्यूबर्टी स्टेज आती है ना, जब यंग हो जाती है, जब औरत होना शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, तब ये प्रोसेस जाके कंप्लीट होता है। और शुरू में होता क्या है, ये बच्ची अभी माँ के पेट में है, तब इस बच्ची के अंदर ओवरी बन जाती है, तीसरे महीने में ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाता है, ठीक है ना। अब माँ के पेट के अंदर हम देखें तब इस बच्ची के अंदर ये ओवरी है और ओवरी के अंदर एपिथेलियल सेल होते हैं, वो अंदर आते हैं और वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, माइटोसिस डिवीजन करते हैं, डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये सेल डिवाइड होते जाते हैं, माइटोसिस करते रहते हैं और इन सेलों को हम कहते हैं डिप्लॉयड स्टीम सेल कहते हैं, डिप्लॉयड स्टीम सेल। ये सेल डिप्लॉयड होते हैं, माइटोसिस करते हैं और इनमें 46 डीएनए होते हैं, कंप्लीट डीएनए होते हैं। अब ये जो टोटल सेल हैं ये बहुत सारा बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये डिवाइड होते जाते हैं और इन्हीं सेलों से फिर अगेन माइटोसिस होगी। जब आपके डिप्लॉयड स्टीम सेल डिवाइड हो जाए ना, oogoneum सेल जिसको हम कहते हैं ना, ये सेल जब डिवाइड होंगे ना बेटा, तो इनसे जो नए सेल बनेंगे ना, इन नए सेलों को हम कहते हैं प्राइमरी oocyte सेल, ठीक है, प्राइमरी oocyte सेल। अब ये प्राइमरी oocyte सेल बन गए हैं। अब इन प्राइमरी oocyte सेलों को अब कवर करेंगे एक और सेल। अब फिर से अगेन दूसरे सेल आएंगे, ये आपके न, अब ये सेल को हम हटा देते हैं। अब औरत के अंदर अभी ये बच्ची माँ की कोख में ही है, तभी से उस ओवरी में ये सेल बन गया। इस सेल को हम कहते हैं प्राइमरी oocyte सेल। अब इस प्राइमरी oocyte सेल को कवर करते हैं और कुछ सेल आते हैं जो यूं कवर करते हैं इस प्राइमरी oocyte सेल को। इन कवर किए हुए सेलों को हम कहते हैं फॉलिकल सेल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल। ये फॉलिकल सेल कवर कर रहे हैं बेटा कौन से सेल को, प्राइमरी oocyte सेल को। अंडा जो बनता है ना, अंडा वो इस प्राइमरी oocyte सेल से बनता है और ये जो रैप हुए ना, इसके चारों तरफ जो सेल आए हैं ना, जिनको हम फॉलिकल सेल कहते हैं, ये सेल आपके इस oocyte सेल की प्रोटेक्शन करते हैं, नरिशमेंट करते हैं और डेवलपमेंट कराते हैं। तो ये प्रोसेस भाई साहब बच्ची के अंदर माँ के कोख में ही ड्यूरिंग डेवलपमेंट ही शुरू हो गया है। अब ये एक सेल है, इसका नाम है प्राइमरी oocyte, ये जम सेल है, इमेच्योर एक सेल है। अब ये सेल डेवलप होगा, अगेन डेवलपमेंट करेगा, तो ये सेल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब ये सेल जब बड़ा हो जाएगा साइज में, अब यही सेल आपका जिसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte, ये अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, खाना वगैरह लेगा, न्यूट्रिएंट लेगा, तो और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा। और इसके चारों तरफ जो सेल थे फॉलिकल सेल, वो भी डिवाइड होंगे, माइटोसिस डिवीजन करेंगे और इससे भी बहुत सारे ये ऐसे सेल बनेंगे। ये सेल सारे आपके फॉलिकल सेल है, ठीक है बेटा। अब ये जो फॉलिकल सेल है ना, एक ओवरी के अंदर जो होते हैं, ये टोटल 2 लाख होते हैं, याद रखना 2 लाख सेल एक ओवरी के अंदर। जब ये बच्ची माँ के पेट के अंदर होती है तब ओवरी में 2 लाख से सेल होते हैं। तो 2 लाख एक ओवरी में सेल है, 2 लाख दूसरी में, टोटल ऐसे 4 लाख ये फॉलिकल सेल होते हैं। अब ये जो सेल है बेटा जिसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं या जम सेल कहते हैं, ये अगेन करेगा मेयोसिस डिवीजन। अब ये मेयोसिस डिवीजन यहीं से शुरू हो गई है, जब ये बच्ची माँ के पेट के अंदर है, अभी बच्ची माँ के पेट के अंदर, तभी से ये आपका जो सेल है प्राइमरी oocyte जिसको कहते हैं, जिससे आगे अंडा बनेगा, ये अभी से मेयोसिस करना शुरू कर देता है। अब ये मेयोसिस करेगा और मेयोसिस का जस्ट अभी ये इसमें स्टार्टिंग हो रही है। अभी अपने डीएनए को डबल करेगा, 40 डीएनए तो 40 और बनेंगे, ऐसे सेल और ज़्यादा डेवलप होगा, साइज में से बढ़ जाएगा। अब ये मेयोसिस करना शुरू करेगा। तो मेयोसिस के 2 टाइप है, एक मेयोसिस 1, दूसरी मेयोसिस 2। ये सेल अभी मेयोसिस 1 करता है, मेयोसिस 1, और मेयोसिस 1 की 4 स्टेज हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अभी ये प्रोफेज 1 करता है, जस्ट प्रोफेज 1 करता है और यहीं पे ये सेल अरेस्ट हो जाता है।
अब ये फर्दर डेवलपमेंट नहीं करता है, अब मियोसिस को आगे कंटिन्यू नहीं करता है। तो मियोसिस जो डिवीजन है बेटा याद रखना, वो प्राइमरी oocyte सेलों में, वो लेडीज या लड़की या बच्ची के अंदर जब माँ के कोख के अंदर थी तभी से ये शुरू हो गई है, oogenesis तभी से शुरू हो गया है। अब ये सेल यहीं पे अरेस्ट रहेगा आपकी इस स्टेज में, मियोसिस की स्टेज में। इस मियोसिस का नाम है प्रोफेज 1, प्रोफेज 1। अब ये बच्ची की बर्थ होगी, जब 9 महीने पूरे होंगे बच्ची जो बाहर आएगी, इस दुनिया में आएगी, ये नन्ही मुन्नी सी। अब इस बच्ची के अंदर ओवरी में 2 लाख सेल पड़े हैं फॉलिकल, और इन फॉलिकल्स के अंदर आपके ये प्राइमरी oocyte सेल हैं, oocyte सेल पड़े हैं, ठीक। अब ये oocyte अरेस्ट हैं, माना अभी स्टॉप है डॉर्मेंट कंडीशन में, और अभी ये अरेस्ट है प्रोफेज 1 स्टेज के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर है। अब जब ये बच्ची 13 साल की हो जाएगी, जब ये बच्ची प्यूबर्टी स्टेज में आएगी, जब ये 13 साल की हो जाएगी ना, तो इस कंडीशन को कहते हैं प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आएगी तब इस बच्ची के अंदर एक आर्गन होता है दिमाग का, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस छोड़ेगा 13 साल की उम्र में एक हार्मोन जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाके बेटा स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ेगा अपना एक हार्मोन जिसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन FSH 13 साल की उम्र में आएगा उस बच्ची के अंदर, और ओवरी के ऊपर ये हार्मोन काम करेगा। ये हार्मोन ओवरी को स्टिमुलेट करेगा, FSH हार्मोन खून के थ्रू आता है। अब ये FSH जाके स्टिमुलेट करेगा प्राइमरी oocyte सेल को, ये याद रखना। FSH हार्मोन प्राइमरी oocyte को स्टिमुलेट करेगा। तो FSH आया, इसने अब स्टिमुलेट किया प्राइमरी oocyte को। प्राइमरी oocyte देखो ऑलरेडी मियोसिस डिवीजन में अरेस्ट था, मियोसिस 1 में और मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के अंदर। अब ये प्राइमरी oocyte है, इसके चारों तरफ सेल होते हैं बेटा, इसके चारों तरफ ये सेल होते हैं ऐसे, और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ये जो सेल है, इन सेलों को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। तो ये प्राइमरी फॉलिकल सेल्स हैं, वो लेयर की फॉर्म में होते हैं। इन प्राइमरी फॉलिकल सेलों के अंदर होता है ये सेल जिससे अंडा बनेगा, और ये लाल कलर का सेल आपको दिखाई दे रहा है, इस सेल को हम कहते हैं बेटा प्राइमरी oocyte कहते हैं। तो ये रहे फॉलिकल सेल, फॉलिकल सेल के अंदर है प्राइमरी oocyte सेल। तो आप कह सकते हैं कि FSH हार्मोन स्टिमुलेट करता है इस सेल को, इस सेल का नाम है प्राइमरी oocyte सेल या प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बाहर होते हैं, तो प्राइमरी फॉलिकल को और प्राइमरी oocyte को स्टिमुलेट करता है हार्मोन, इसका नाम है FSH। तो बेटा देखें यहां से लेकर यहां तक जो ये डेवलपमेंट हुई है, oogenesis का प्रोसेस हुआ है ना, ये इस बच्ची में चाइल्डहुड के टाइम होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम होता है। यहां से लेकर यहां तक ये देखें बीच में ये लकीर है, तो ये डेवलपमेंट बच्चे के अंदर माँ की कोख में हो जाती है। फिर बाकी जो प्रोसेस है प्राइमरी oocyte से लेकर अंडा बनने वाला प्रोसेस फर्दर जो है वो कराने वाला FSH हार्मोन है। और ये जो प्रोसेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट होती है बेटा, ये होती है आफ्टर द प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी के टाइम डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, ये चीज़ें, ठीक है बेटा। और ये सारा प्रोसेस कंट्रोल करता है FSH हार्मोन। अब FSH हार्मोन स्टिमुलेट किया प्राइमरी oocyte को। अब प्राइमरी oocyte अपनी मियोसिस 1 को कंप्लीट करेगा, कैसे, बहुत ईजी है। अब ये प्राइमरी oocyte सेल है जो ये रहा प्राइमरी फॉलिकल में। अब ये सेल डिवाइड होगा, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 सेलों में, 2 अनइक्वल सेलों में। ये हो गई मियोसिस 1 इसकी कंप्लीट। और ये 2 अनइक्वल सेल बने, इसमें से एक बड़े वाले सेल का नाम होगा सेकंड oocyte, छोटे वाले सेल का नाम होगा पोलर बॉडी। ये देखें, ये जो सेल था प्राइमरी oocyte, ये सेल डिवाइड हुआ 2 सेलों में, ठीक। एक ये छोटा सेल बनाया जिसको हम कहते हैं पोलर बॉडी, बड़ा वाला सेल बना, इसका नाम है सेकेंडरी oocyte। अब इन दोनों सेलों को हमने यहाँ पे जूम किया है, ठीक है बेटा। तो प्राइमरी oocyte जो है स्टिल प्रोफेज 1 में था, वो डेवलप हुआ, प्राइमरी oocyte डिवाइड हो गया, ऐसे मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो गई, जिसके नतीजे प्राइमरी oocyte टूट गया 2 सेलों में, 2 हेप्लॉइड सेलों में। इन 2 हेप्लॉइड सेलों का नाम है, एक का नाम पोलर बॉडी, एक का नाम है सेकेंडरी oocyte। अब ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, ये बेटा आपकी ओवरी है जिसको यहाँ पे जूम किया गया है अच्छी तरह से समझने के लिए। तो शुरू क्या था, ओवरी में प्राइमोडियल फॉलिकल थे, प्राइमोडियल फॉलिकल। ये प्राइमोडियल फॉलिकल ये सेल होते हैं। अब यहाँ पे देखें, बहुत ईजी है, देखें। अब ये शुरू में ये सेल था जिससे अंडा बनना था, ठीक है। इस सेल का बेटा नाम है प्राइमरी oocyte सेल, जो ये रहा ओवरी के अंदर। ये प्राइमरी oocyte सेल को कवर करते हैं कुछ और सेल, इन सेलों को हम कहते हैं फॉलिकल्स, फॉलिकल सेल, ठीक। अच्छा, अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं,
ये रैप करके बैठे प्राइमरी oocyte को, फिर ये आगे डेवलपमेंट होते हैं, इसकी डेवलपमेंट होती है, फिर बन जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल या डेवलप प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ पर क्या होता है कि आप देखें प्राइमरी फॉलिकल जो है इनके सेलों की तादाद भी बढ़ रही है, सेल भी ये डिवाइड हो रहे हैं, फॉलिकल सेल भी डिवाइड हो रहे हैं माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, और इसके अंदर जो सेल पड़ा है ये लाल कलर का दिखाई दे रहा है जिसको हम oocyte सेल कहते हैं, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी अपनी माइटोसिस डिवीजन कर रहा है। आगे चलकर ये सेल जो है अगेन मियोसिस करेगा, मियोसिस के नतीजे में दो सेल बन जाएंगे, एक छोटा सेल जिसको हम कहते हैं पोलर बॉडी, एक बड़ा सा सेल जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। अब इन दोनों सेलों को कवर करके बैठे हैं आपके ये दूसरे सेल, इन सेलों को हम कहते हैं बेटा फॉलिकल सेल। अब यहाँ पे फॉलिकल सेल भी डिवीजन करेंगे, इसके नतीजे में ये कन्वर्ट होंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर, ठीक है बेटा। तो सेकेंडरी oocyte को कवर करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल सेल। अब सेकेंडरी फॉलिकल सेल बहुत ज़्यादा ये डिवीजन करते रहते हैं, जिसके नतीजे में सेकेंडरी फॉलिकल डिवाइड होंगे तो आपके अंडे के बाहर ये बाकायदा लेयर्स बनाते हैं। एक लेयर बनती है ये आपको तकरीबन ये ग्रीन कलर की लेयर दिखाई दे रही है बेटा, ये जो बाहर आपके ऐसे जो oocyte सेलों को कवर करके बैठी है, इस लेयर का नाम है बेटा ज़ूना पेल्यूसिडा। ज़ूना पेल्यूसिडा के बाहर अगेन ये सेल डिवाइड होते रहते हैं आपके फॉलिकल सेल, जिसके नतीजे में एक और दूसरी लेयर बनती है, दूसरी लेयर का नाम है ग्रेन्युलोसा या ग्रेन्युलेसा सेल या ग्रेन्युलेसा लेयर। फिर ग्रेन्युलेसा सेल अगेन डिवाइड होते रहते हैं, जिसके नतीजे में बाहर और ज़्यादा सेल बनते हैं जो आपके ग्रेन्युलेसा सेलों को भी कवर करते हैं। ये आपको ब्लू कलर के सेल दिखाई दे रहे हैं, सबसे आउटर मोस्ट सेल, ये सेल एक और लेयर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं थीका लेयर या थीका सेल भी इसको कहते हैं। थीका सेल टोटल दो लेयर बनाते हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, क्योंकि ये सेल अगेन डिवाइड होंगे जिसके नतीजे में एक और लेयर बनेगी इसके बाहर जिसको हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना, एक और इनर लेयर है जिसका नाम है थीका इंटरना। तो अब बेटा देखें बहुत ईजी है, फॉलिकल सेल है ना, उन्होंने 3 से 4 लेयर बनाई है। अंदर ये मेन सेल है जिससे अंडा बनेगा, ये दो लाल सेल है, इन सेलों का नाम है oocyte सेल, ठीक। अच्छा, oocyte सेलों को कवर करके बैठे हैं ये बहुत सारे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर टिश्यू है जिसको हम कहते हैं फॉलिकल सेल। फॉलिकल सेलों ने 3-4 लेयर बनाई। आपके ये दो जो है आपके oocyte सेल है, इनके बाहर पहली ये लेयर है जो फॉलिकल सेलों की बनी हुई है, इस लेयर का नाम है ज़ूना पेल्यूसिडा। इसके बाहर एक और लेयर है जिसका नाम है ग्रेन्युलेसा, और उसके बाहर दो और लेयर है, एक का नाम है थीका इंटरना, दूसरी लेयर है थीका एक्सटर्ना। ये आपके फॉलिकल सेल सारे के सारे पेरेंट सेल हैं जो आपके इस जो अंडा बनाने वाले सेल हैं जिसको oocyte कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट कराते हैं, नरिशमेंट कराते हैं, उसको खाना वगैरह देते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। अब आगे आप देखें तो FSA हार्मोन इसको स्टिमुलेट कर रहा है और ज़्यादा ये सेल साइज में बढ़ते जाएंगे और सेल धीरे धीरे जो है ना यूँ अलग हो जाएंगे, बीच में से यूँ खाली हो जाएंगे, बाहर थोड़े निकलना शुरू हो जाएंगे, जिसके नतीजे में इन फॉलिकल सेलों के बीच में एक कैविटी बनेगी और उस कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम, और उस एंट्रम कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है भरा हुआ जिसको हम फॉलिकुलर फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि इस फ्लूइड में सारा न्यूट्रिएंट्स होती है, खाना होता है आपके इस सेकेंडरी oocyte सेल के लिए या अंडे के लिए, अंडे को ये खाना वगैरह देते हैं। तो फॉलिकल सेल का काम कुछ नहीं है सिवाय प्रोटेक्शन के एंड नरिशमेंट के, आपके अंडे की नरिशमेंट के, ठीक है, ये काम होता है इनका। अच्छा, अब ये एंट्रम आगे और ज़्यादा ग्रो होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, सेल भी और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। जब एंट्रम कैविटी बन जाएगी, जब ये फॉलिकल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, बहुत बड़ी ये स्ट्रक्चर हो जाएगी ना, तब इस फॉलिकल की पूरी इस स्ट्रक्चर का नाम पड़ेगा ग्राफियन फॉलिकल। ये चारों जो लेयर हैं, इन चारों लेयर के सारे सेल और बीच में कैविटी एंट्रम, इसमें फ्लूइड और सेकेंडरी oocyte, इन सब को ओवरऑल हम मिला के कहते हैं मैच्योर फॉलिकल या वेजिकुलर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल हम कहेंगे। इस चीज़ को अगेन यहाँ पे जूम किया गया है। अब देखें, यही आपके सेकेंडरी जो फॉलिकल्स हैं, ये सेल डिवाइड होते जाते हैं, ऐसे डिवाइड होंगे, बाहर एक और लेयर बनाएंगे जिसको ज़ूना पेल्यूसिडा कहेंगे। अगेन ये सेल डिवाइड होंगे तो उससे एक और लेयर बनेगी जिसको हम कहते हैं ओवरऑल ग्रेन्युलेसा सेल या ग्रेन्युलेसा लेयर। फिर ग्रेन्युलेसा सेल और ज़्यादा डिवाइड होंगे तो इसके बाहर और सेल बनेंगे, इन दूसरे सेलों को हम कहते हैं बेटा थीका सेल। इन सेलों का बहुत स्पेशल काम है जो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे देखिए आप बहुत सारी लेयर बन रही हैं जो आपके अंडे की प्रोटेक्शन कर रही हैं। अब इन सारे सेलों के अंदर ये दो सेल दिखाई दे रहे हैं जिनको हमने यहाँ पे जूम किया है। एक का नाम है सेकेंडरी oocyte, ये बड़ा वाला सेल, दूसरा छोटा सेल इसका नाम है
पोलर बॉडी। अच्छा, अब यहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड oocyte बिल्कुल रेडी है, जिसको हम इमेच्योर अंडा भी कहेंगे, ठीक है बेटा। अब आगे चलकर होगी ओव्यूलेशन, यानी कि रिलीजिंग ऑफ सेकंड oocyte। अंडा जो होता है, याद रखना, अंडा ओवरी के अंदर वो रिलीज होता है सेकंड oocyte की फॉर्म में। यहाँ पे ओव्यूलेशन कराने वाला एक हार्मोन आएगा अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसका नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिना हार्मोन आएगा और यहाँ पे आके ल्यूटिना हार्मोन आपके इस ग्राफिन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। ग्राफिन फॉलिकल को ल्यूटिना हार्मोन स्टिमुलेट करेगा। फिर ल्यूटिना हार्मोन क्या करेगा, इस ग्राफिन फॉलिकल को बस्ट कर देगा। फिर ये ग्राफिन फॉलिकल यूँ बस्ट हो जाएगा, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर यूँ बस्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक है बेटा। तो इसके बाहर जो भी सेल थे ना, ये फॉलिकल सेल थे सारे के सारे, और ये लेयर सारी बस्ट हो जाएंगी, जिसके नतीजे में ये बड़ा जो सेल है, जिसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं ना, ये सेल ओवरी से ऐसे रिलीज होगा, इसको कहते हैं हम सेकेंडरी oocyte सेल। अभी सेकेंडरी oocyte सेल है ना, मेयोसिस के अंदर है, मेयोसिस के अंदर चल रहा है, और अभी इसके अंदर मेयोसिस डिवीजन कंटिन्यू हो रही है, इसको हम कहते हैं मेयोसिस 1 के बाद 2 डिवीजन। अभी सेकेंडरी oocyte मेयोसिस 2 डिवीजन के अंदर है, ये मेटाफेज 2 के अंदर अभी अरेस्टेड था, अभी मेयोसिस 2 इसमें कंप्लीट नहीं हुई है। तो एक्चुअली जो चीज रिलीज होती है ना ओवरी से, वो अंडा नहीं होता है, वो याद रखना सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। यही सेकेंडरी oocyte आगे चलकर अंडा बनाएगा, ठीक है, अंडा सेकेंडरी oocyte से आगे चलकर बनेगा, जिसको ओवम या एग कहते हैं। तो ये आपका ग्राफिन फॉलिकल था, वो रप्चर हो गया, और इसको रप्चर किया, इसको तोड़ा किसने, LH हार्मोन ने, ल्यूटिना हार्मोन ने, और इस चीज को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। अब ये ग्राफिन फॉलिकल ब्रेक हो गया, इससे सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। अब ये ओवरी है बेटा, इस ओवरी में से ये आपका पूरा का पूरा ग्राफिन फॉलिकल जो था, जो आपके अलग अलग फॉलिकल सेल्स की बनी हुई स्ट्रक्चर थी ना, ये रप्चर होगी, और इसके अंदर 2 सेल थे, एक छोटा सेल पोलर बॉडी, एक बड़ा सा सेल था जिसका नाम था सेकेंडरी oocyte, और इसको इसने स्टिमुलेट किया LH हार्मोन ने। ऐसे ये आपका ग्राफिन फॉलिकल जो था, मल्टीसेलुलर एक स्ट्रक्चर थी, ग्लैंडिकुलर स्ट्रक्चर, ये टूट गई, और उससे ये सेकेंडरी oocyte ऐसे रिलीज हुआ। अब ये सेकेंडरी oocyte जो सेल है बेटा, ये आ गया है इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब का नाम है फैलोपियन ट्यूब, क्लियर। अब ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया सेकेंडरी oocyte। अच्छा, अब इन दोनों में अगर लेडी को स्पर्म मिल जाता है, अगर मैटिंग होती है, सेक्स होता है मर्द के साथ, तो ऐसे ही स्पर्म आगे वेजाइना में। अब ये बहुत सारे स्पर्म आएंगे वेजाइना को क्रॉस करके यूटेरस में, फिर यूटेरस के बाद ये स्पर्म आएगा आगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब में ये स्पर्म आ गया बेटा, ठीक है। अब स्पर्म बहुत सारे आते हैं, ये मेनी स्पर्म्स हैं, ये स्पर्म आ रहे हैं टूवर्ड द सेकेंडरी oocyte की तरफ। अब ये एक ओवरऑल आपका यूं कहेंगे सेकेंडरी oocyte सेल है, जो हमने यहाँ पे बनाया सेकेंडरी oocyte को। अब सेकेंडरी oocyte है ना, इसको जैसे ही स्टिमुलेट करेगा ना स्पर्म जैसे ही अटैच होगा सेकेंडरी oocyte के साथ, तो सेकेंडरी oocyte जो है अब ये स्टिमुलेट होगा स्पर्म की वजह से। अब ये अपनी मेयोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट करेगा। अब ये आपका सेकेंडरी oocyte अगेन डिवाइड होगा। अभी मेयोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मेयोसिस 2 में अरेस्ट था, मेटाफेज 2 स्टेज में ये सेल अरेस्टेड था, ठीक है। जैसे ही स्पर्म आपके सेकेंडरी oocyte के साथ अटैच होगा ना, अब ये सेकेंडरी oocyte अपनी मेयोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट करेगा, अगेन ये डिवाइड हो जाएगा, मेयोसिस 2 में डिवाइड हो जाएगा। अब ये सेल टूटेगा 2 सेलों में, एक सेल बनेगा छोटा सा सेल जिसको पोलर बॉडी कहेंगे, एक बड़ा सा सेल बनेगा जिसको हम ओवम कहेंगे, या फीमेल गेमेट कहेंगे, या मेगा गेमेट कहेंगे। और उसके अंदर देखो ये स्पर्म जा रहा है, ऐसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और ऐसे ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये था ओवरऑल आपका प्रोसेस। अब हम मेच्योर अंडे को देखें, तो ये अंडा है, ये अंडे को हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं बेटा, ये पूरा का पूरा एक एग अंडा है। अंडे के अंदर देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है इसका हैप्लॉइड है, क्योंकि इस न्यूक्लियस में टोटल 23 DNA होते हैं। अंडा हैप्लॉइड सेल होता है, ये मेयोसिस से बनता है, ठीक है बेटा। अब इसके बाहर आप देखो ये एक लेयर है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। अंडा एक सेल है और उसके बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन। अंडे की सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ज़ूना पेलुसिडा। ज़ूना पेलुसिडा के बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। अब ये कहाँ से आए सेल, ये यहीं से आए हैं, ग्राफिन फॉलिकल के सेल हैं। जब अंडा रिलीज हुआ था ना बेटा, ये देखो ये अंडा था ना, जब ये अंडा रिलीज हुआ था तब कुछ ये जो सेल थे ना फॉलिकुलर सेल जो आपके ओवरऑल, ये इसके ऊपर अंडे के ऊपर रैप हो जाते हैं। ये जो सेल है बाकी जो ये आपको जो भी लेयर दिखाई दे रही है, ये सेल भी अंडे के ऊपर यूँ रैप हो जाते हैं सेकेंडरी oocyte के ऊपर, जो आगे चलकर ये लेयर बनाते हैं अंडे की। अब इन सेलों का खास काम है, ये देखो सेकेंडरी oocyte को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, ग्राफिन फॉलिकल
नरिश करने के साथ साथ उसको अकेला आगे भी नहीं भेज रहा है, अपने इस बेटे की प्रोटेक्शन भी कर रहा है, सेकंड उस साइड की अंडे की, ठीक है बेटा। तो अंडा है, उसके चारों तरफ ये लेयर है। अब इन लेयर का खास काम है, अब अंडे को बहुत सारे स्पर्म मिलते हैं, बहुत सारे स्पर्म आते हैं। अब अंडे को वही स्पर्म पहले पेनिट्रेट करेगा जो स्पर्म हेल्दी होगा, जो रेस को जल्दी जीतेगा, जो ज़्यादा स्पर्म स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा मोटाइल होगा, वो स्पर्म तेजी से अंडे की तरफ आएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये 30-40 स्पर्म अभी आए थे, इसमें से ये स्पर्म पहले पहुंचा था और जल्दी आया था, ज़्यादा हेल्दी था। तो ये पहले वाले स्पर्म जो है ना, इसको ये लेयर होती है ज़ूना पेलुसिडा, ये एंट्री देती है, इसको ही अंदर आने देगी। तो ज़ूना पेलुसिडा लेयर का स्पेशल काम है, इसका एक ही काम है, वो ये कि सिंगल स्ट्रॉन्ग स्पर्म को अंदर आने देना। ये ज़ूना पेलुसिडा लेयर थोड़ी सी इसमें स्पेस होते हैं, इसके थ्रू ये एक आधा स्पर्म यूँ अंदर आ जाता है, पेनिट्रेट होगा। जैसे स्पर्म एक पेनिट्रेट हुआ, फिर ये ज़ूना पेलुसिडा टाइट हो जाएगी, बाकी स्पर्म्स को ये अंदर आने नहीं देगी। ये काम होता है ज़ूना पेलुसिडा का। तो इसका काम है प्रिवेंट स्पर्म बाकी जो है उनको रोकना, और मेन जो स्पर्म है उसको पेनिट्रेट करना, अंदर आना। अब ये देखें एक आधा स्पर्म जो है, एप्लाइड स्पर्म जो है, मेल गेमेट है, वो अंदर आ गया है, उसको एंट्री दिए ज़ूना पेलुसिडा ने। बाकी जो स्पर्म सेल है वो अंदर नहीं आ पाएंगे, ज़ूना पेलुसिडा उनको एंट्री नहीं करने देगी। अच्छा, दूसरी लेयर होती है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा जो है ना लेयर, ये आपकी बनी हुई है ग्रेन्युलोसा सेलों की, यही ग्रेन्युलोसा सेल इसके ऊपर रैप होते हैं, ठीक है बेटा। अब ये जो लेयर है कोरोना रेडिएटा, इसका खास काम है, इस लेयर का बेटा जो काम होता है वो ये कि ये हार्मोन्स को बनाती है और ये नरिशमेंट करती है। और यहाँ पे इसका खास काम है नरिशमेंट करना। ये जो कोरोना रेडिएटा लेयर है ना, ये खाना देती है, न्यूट्रिशन देती है आपके इस सेल को, और सेल का नाम है ओवम या अंडा या एग कहते हैं, या फीमेल गेमेट भी कहते हैं। तो ये नरिशमेंट देती है, ये न्यूट्रिएंट्स देती है आपके सेल को, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन करती है जरासीम वगैरह से, इम्यूनिटी भी देती है आपके इस अंडे को। तो ये हो गया भाई साहब इन दो लेयर्स का काम। बाकी सेल में तो मेन लेयर है। अब ये स्पर्म आ गया, स्पर्म पूरा अंदर नहीं आएगा, स्पर्म का सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस आएगा। ये स्पर्म का न्यूक्लियस निकला और ये न्यूक्लियस आके ऐसे फ्यूज हो जाएगा आपके एक के न्यूक्लियस के साथ, ऐसे ये दोनों न्यूक्लियस एक हो जाएंगे, फिर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा। और अब इस अंडे को हम कहेंगे फर्टिलाइज एग या जाइगोट कहेंगे या डिप्लॉयड सेल कहेंगे। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन पूरी हो जाती है, ठीक है बेटा। तो ये था आपका ओवरऑल प्रोसेस। अब हम थोड़ा सा इसका अच्छी तरह से अलग किस्म से पढ़ते हैं। अब मिसाल है, बहुत ईजी है। अब बेटा ये ओवरी थी, अब ओवरी को थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं। अब ये फीमेल के अंदर भाई साहब ये ओवरी थी, ठीक। ओवरी में थे एपिथेलियल सेल, ये एपिथेलियल सेल यूँ अंदर आए, ये एक एपिथेलियल सेल था। इस एपिथेलियल सेल ने अब डेवलपमेंट की और डिवाइड हुआ। अब इस एपिथेलियल का नाम पड़ा था ऊगोनियम, या इसको हम कहते हैं स्टीम सेल। और ये सेल बच्ची के अंदर तीसरे महीने में बन जाता है, जब बच्ची अभी माँ के कोख के अंदर ही थी, ठीक। अच्छा, अब ये सेल करता है माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन करता रहता है। इसके नतीजे में बहुत सारे सेल बनते हैं। ये सेल तकरीबन 2 लाख सेल बनते हैं। अच्छा, अब ये सेल बन गए बाय माइटोसिस डिवीजन। अब इन सेलों को हम कहते हैं ओवरऑल प्राइमरी oocyte सेल कहते हैं। प्राइमरी oocyte सेल बनते हैं माइटोसिस के थ्रू आपके oogoनियम सेल से। अब हम एक आधे प्राइमरी oocyte सेल को ही जूम करते हैं, क्योंकि हमें एक को ही पढ़ना है, सबको एक साथ नहीं पढ़ेंगे, प्रोसेस सब में सेम ही होता है। अब ये एक आपका ऐसे ये एक सिंगल सेल है, इसका नाम है प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte सेल पढ़ा है। अच्छा, अब इस प्राइमरी oocyte सेल को कवर करेंगे, दूसरे कुछ सेल आएंगे, ऐसे कवर करेंगे और यूं लेयर बनाएंगे। ये प्राइमरी oocyte सेल है बेटा, इससे अंडा बनेगा आगे चलकर। इसको कवर कर रहे हैं, देखो ये दूसरे वाले सेल, ये दूसरे सेल जो है ना, इन सेलों को हम कहते हैं फॉलिकल सेल, फॉलिकल सेल्स। ये आपके इस प्राइमरी oocyte की प्रोटेक्शन करते हैं, हिफाजत करते हैं, खाना देते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं। अब आपका ये सेल डेवलप होता जाएगा, ये साइज में भी ऐसे आगे चलकर ये यूं साइज में बढ़ता जाएगा, और उसके बाहर जो सेल आए जो इसकी प्रोटेक्शन करेंगे, नरिशमेंट करेंगे, वो भी यूं साइज में बढ़ते जाएंगे। और इन सेलों को हम कह रहे हैं फॉलिकल सेल, ठीक, फॉलिकल सेल। ये फॉलिकल सेल भी आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ तक ये फॉलिकल ग्रो हो गया, डेवलप हो गया। अब ये मियोसिस डिवीजन करेगा, मियोसिस 1। अभी बच्ची माँ की कोख के अंदर थी, अब मियोसिस 1 करता है, पर ये प्रोफेज 1 में आते ही अरेस्ट हो जाता है, यहीं पे स्टॉप हो जाती है इसकी फर्दर डेवलपमेंट। अब इसको और ज़्यादा खाना चाहिए, हार्मोन्स की ज़रूरत है, ठीक है ना, क्योंकि अभी बच्ची में अंडा थोड़ी बनेगा। अभी ये बच्ची 3 महीनों की है, अभी डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई है। अभी बच्ची जब इसकी डिलीवरी हो जाएगी, बच्ची जब 13 साल की होगी, तब यही सेल
इसको डेवलप कराएगा एक हार्मोन जिसका नाम है FSH हार्मोन। FSH हार्मोन इस प्राइमरी जो oocyte है इसको अब स्टिमुलेट करेगा। अब ये FSH हार्मोन आया और इसने स्टिमुलेट किया प्राइमरी oocyte को। अब ये प्राइमरी oocyte जो सेल है आपका बेटा, ये अब डेवलप होगा ऐसे। अब ये प्राइमरी oocyte सेम ही सेल है, अब ये ऐसे बड़ा हो जाएगा, साइज में बहुत बड़ा होगा, डेवलप होगा, और ये प्राइमरी oocyte फिर आगे चलकर ये डिवाइड हो जाएगा 2 सेलों में। इससे 2 सेल बनेंगे, एक छोटा सेल एक बड़ा सा सेल, और इस छोटे सेल का नाम है पोलर बॉडी, बड़े सेल का नाम है आपका सेकेंडरी oocytes। अच्छा, अब इसके बाहर अगेन ये सेल है, सेम पड़ी है, इन सेलों को हम कहते हैं आपके ओवरऑल कौन से सेल बेटा, आपके ग्राफियन सेल या फॉलिकल सेल। फॉलिकल सेल भी डिवाइड होते जाएंगे और ये अलग अलग लेयर्स बनाते हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। बात आ रही है बेटा समझे ऐसे? तो ये नरिशमेंट कर रहे हैं, लेयर बना रहे हैं, ऐसे ये लेयर बन जाती है बहुत सारी। जैसे एक लेयर बनती है आपकी जूना पेलिसुडा, अंदर बाय लेयर बनेगी इन फॉलिकल सेलों में, इसका नाम है बेटा एक और लेयर जिसका नाम है ग्रेन्युलोसा लेयर। आउटर एक लेयर बनेगी थीका लेयर, ठीक, थीका 2 लेयर बनती हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये डेवलपमेंट हो गई है, अब ये सेकंड oocyte भी बन गया है। अब इस सेकंड oocyte को एक और हार्मोन आएगा, स्टिमुलेट करेगा, इसका नाम है LH ल्यूटिनाइन हार्मोन। फिर ये सेकंड oocyte जो है ना ये रिलीज होगा और ये आपका पूरी लेयर जो है ना ये ग्रेन्यूल से बस्ट हो जाएंगी, ये लेयर भी बस्ट हो जाएंगी, जिसके नतीजे में सेकेंडरी जो oocyte है वो रिलीज होगा और आ जाएगा ओविडक्ट में। अभी ये सेकंड oocyte मेयोसिस 2 डिवीजन में अभी हुई नहीं है, अभी 2 में कंटिन्यू हुए और ये अरेस्ट हुआ है यहाँ पे मेटाफेज 2 में, मेयोसिस 2 की सेकंड स्टेज के अंदर। अब यहाँ सेकंड oocyte है ना, इसको स्टिमुलेट करेगा स्पर्म, जो स्पर्म इसको मिल जाएगा। अब ये अंडे के चारों तरफ ये ग्रेन्युलोसा सेल होते हैं जो लेयर बनाते हैं। इस लेयर का बेटा नाम है ये, इसका नाम है जूना पेलिसुडा, दूसरी लेयर है कोरोना रेडिएटा, ठीक है बेटा। तो ये जो लेयर है ना आपकी कोरोना रेडिएटा, ये आपके अंडे की जो है उसकी नरिशमेंट करती है। जूना पेलिसुडा एक ही स्पर्म को अंदर आने देती है। जैसे ये एक स्पर्म, इस सेल को यहाँ पे जूम किया है, एक स्पर्म पेनिट्रेट होगा, अब ये आपका सेकंड oocyte डिवीजन करेगा, मेयोसिस 2 कंप्लीट करेगा। अब ये सेल को आप आगे देखोगे ना बेटा, यही ओविडक्ट के अंदर ये सेल डिवाइड हो जाएगा, ऐसे 2 सेल बनेंगे और ये स्पर्म पड़ा इसके साथ एक छोटा सा सेल इसमें निकलेगा बाहर। इस सेल को हम कहते हैं पोलर बॉडी, और इसके चारों तरफ ये लेयर पड़ी है, इस लेयर का नाम है बेटा जूना पेलिसुडा और इसके बाहर ये लेयर है थीका या ग्रेन्युलेसा। अब ये जायगोट बन गया है, पोलर बॉडी है, पोलर बॉडी खत्म हो गई। ओवरऑल आपकी 3 पोलर बॉडी बनती हैं। ये ओवरऑल जो प्राइमरी oocyte सेल है जब मेयोसिस 1 करता है तो इसमें 2 सेल बनते हैं, एक सेकंड oocyte, दूसरा पोलर बॉडी। फिर पोलर बॉडी अगेन मेयोसिस 2 करती है, उससे 2 और पोलर बॉडी बनती है। अब ये मेयोसिस करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा ऐसे काम नहीं है। हमारा काम है सेकंड oocyte से। सेकंड oocyte तभी मेयोसिस 2 कंप्लीट करेगा जब स्पर्म इसको पेनिट्रेट करेगा, स्पर्म के साथ फ्यूज होगा जब, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही अगेन डिवाइड हो जाएगा 2 सेलों में, 2 हैप्लॉइड सेलों में, एक ओवम में और एक पोलर बॉडी में। अच्छा, अगर बेटा मिसाल स्पर्म यहाँ पे नहीं मिलता है तो अंडा कभी भी नहीं बनता है, तब सेकंड oocyte ही रहता है, और ये सेकंड oocyte आता है यूटेरस के अंदर, और फिर से 14 दिनों के बाद जो सीक्रेटरी फेज जो है वो शुरू होगा, या यूं कहेंगे आगे चलकर उसके बाद मेंसेस स्टेज आएगी जिसमें ब्लीडिंग होगी, और उसके नतीजे में सेकंड oocyte जो है ये नॉन फर्टिलाइज सेल और ये एंडोमेट्रियल लेयर ये टूट के खून की फॉर्म में बाहर निकलेंगी, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर स्पर्म मिल गया है सेकंड oocyte को तो यही सेकंड oocyte कन्वर्ट हो जाएगा अंडे में, और फिर अंडा कन्वर्ट होगा जायगोट में जब उसके साथ स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होगा। ऐसे ये जायगोट फिर आएगा अंदर यहाँ यूटेरस में, और यूटेरस की इनर मेम्ब्रेन होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके साथ जाके ये जायगोट यूँ अंदर आ जाएगा, इसको इम्प्लांटेशन करते हैं। फिर जायगोट डिवाइड होगा, क्लीवेज करेगा, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, ऐसे चीज़ें बनती जाएंगी स्टेजेस, जिसके नतीजे में जायगोट आगे चलकर कन्वर्ट हो जाएगा एक बच्चे में या एक जिंदगी के अंदर। तो ये था आपका ओवरऑल ये प्रोसेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो oogenesis प्रोसेस में बेटा इसमें इन्वॉल्व थे टोटल ये 2 हार्मोन FSH और LH, और oogenesis में ये एक अंडा बनता है, और अंडा जो है ये बनता है औरत में महीने में 1 अंडा बनता है, हर 28 दिनों में 1 अंडा बनता है। अच्छा, अब एक और चीज़ बेटा, अब आप देखें आपकी ओवरी में तो बहुत सारे सेल थे, नहीं ये बहुत सारे सेल थे जिसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। अब प्राइमरी oocyte तो बहुत सारे डेवलप होते हैं, पर उसमें से महीने में कोई एक आधा प्राइमरी oocyte ही जो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte के अंदर,
और बाकी जो प्राइमरी oocyte थे, बाकी मिसालें 10 थे प्राइमरी oocyte, FSH हार्मोन ने 10 प्राइमरी oocyte को स्टिमुलेट किया, 10 प्राइमरी oocyte को। अब 10 में से कोई एक आधा प्राइमरी oocyte ज्यादा डेवलप हो रहा है और वही जाके अंडा बना रहा है, तो बाकी जो 9 प्राइमरी oocyte है ना वो डीजेनरेट हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिकल एट्रेसिया। फॉलिकल एट्रेसिया का मतलब है डीजेनरेशन ऑफ वीक फॉलिकल सेल या oocyte सेल, ठीक है ना बेटा। इस चीज को हम कहते हैं फॉलिकल एट्रेसिया। कोई स्ट्रॉन्ग कोई फॉलिकल सेल आगे कंटिन्यू होगा और सेकंड oocyte बनाएगा, उसी के साथ स्पर्म मिलेगा और आगे चलकर बच्चा जो है वो डेवलप होगा। क्योंकि एवोल्यूशन है या जानदार है ना, वो हेल्दी चाहिए, अंडा भी हेल्दी चाहिए, स्पर्म भी हेल्दी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, उसी से पीढ़ी भी स्ट्रॉन्ग पैदा होगी, मजबूत, ठीक है बेटा। इस कंडीशन को कहते हैं फॉलिकल एट्रेसिया। अच्छा, इसके अलावा ये प्रोसेस अब चलता रहेगा। 13 साल की जैसे बच्ची हुई तो यहाँ से अंडा बनना, बच्चे बनने वाला प्रोसेस शुरू होगा अप टू 50 ईयर तक, 50 सालों तक ये oogenesis चलता रहेगा। 50 साल के बाद ये फिनोमेना खत्म हो जाएगा। ऐसे पूरी जिंदगी में लेडी के अंदर 50 सेकंड oocyte बनते हैं या 50 आगे चलकर ओवम बनते हैं। टोटल 50 नहीं, 450 इसमें सेकंड oocyte बनते हैं लेडी में, या फिर यूं कहेंगे 450 ओवम बनते हैं पूरी जिंदगी में, महीने में एक आधा एक बनेगा। तो ये था आपका ओवरऑल प्रोसेस जो हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब ये फिनोमेना सेम टू सेम ओवरी में जैसे पिरामिड था, ये डेवलप हुआ प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है FSH हार्मोन, फिर ये आगे डेवलप होता है। इसके अंदर ये सेल पड़ा है जिससे अंडा बनेगा। सेल का नाम है आपका, ये रहा प्राइमरी oocyte। इसको कवर करके बैठे हैं ये नरिश सेल, जिसको हम कहते हैं बेटा आपके फॉलिकल सेल। यही फॉलिकल सेल मल्टी सेल स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े हो जाते हैं, एंट्रम कैविटी वगैरह बनती है, तब इनका नाम पड़ता है ग्राफिन फॉलिकल। फिर ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज होता है LH हार्मोन की वजह से ये सेकंड oocyte आफ्टर द मियोसिस 1, और ये सेकंड oocyte आ जाता है फिर ओविडक्ट में। ओविडक्ट में स्पर्म मिलेगा, ऐसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगी। अब ये जो ग्राफिन फॉलिकल है इसका एक और भी काम है। ग्राफिन फॉलिकल के अंदर देखो, एक तो सेकंड oocyte बनाया, ऐसा कह सकते हैं अंडा बनाए, नंबर 1। ग्राफिन फॉलिकल 2 काम करता है। एक काम तो बेटा ये है कि ग्राफिन फॉलिकल में एक तो भाई अंडा बनता है, सेकंड oocyte बनता है। दूसरा ये ग्राफिन फॉलिकल हार्मोन को भी बनाता है। इस हार्मोन का बेटा नाम है ऊस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो ग्राफिन फॉलिकल 2 काम करता है। ऊस्ट्रोजन हार्मोन भी छोड़ता है ग्राफिन फॉलिकल। ये आपके जो भी ग्रेन्युलोसा सेल होते हैं ना, खास तौर पे ये हार्मोन को बनाते हैं। ये जो भी सेल है ग्रेन्युलोसा सेल, ये हार्मोन बनाते हैं। इस हार्मोन का नाम है ऊस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन, और इसको स्टिमुलेट करने वाला भी यही हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का FSH। तो ये हार्मोन आएगा यहाँ से ओवरी से, आपके ग्राफिन फॉलिकल से आपके इस यूटेरस में एंडोमेट्रियम लेयर को ये प्रिपेयर करता है, ग्रो कराता है, डेवलपमेंट कराता है, ताकि बच्चा जो है वो आ रहा है, जाइगोट जो आ रहा है उसकी डेवलपमेंट हो सके। अगर एंडोमेट्रियम लेयर रेडी होगी तभी ये चीज़ होगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल से सेकंड oocyte निकला, ये बस्ट हुआ, फिर ये ग्राफिन फॉलिकल का नाम कन्वर्ट होके पड़ेगा कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम नाम पड़ेगा। अब कार्पस ल्यूटियम में अगर आप देखो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पोलर बॉडी होगी। ये छोटे से सेल होंगे, सेलों में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होगा, बाकी जाइगोट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब कार्पस ल्यूटियम ये येलोइश बॉडी है, डीजेनरेट, ये टेम्पररी तौर पे ये ग्लैंड होता है। ये अपना ग्राफिन फॉलिकल भी ग्लैंड था, टेम्पररी ग्लैंड, ये भी टेम्पररी ग्लैंड है, क्योंकि इनकी उम्र होती है 12 से 14 दिन। ये जो है ना टेम्पररी स्ट्रक्चर, ये 12 से 14 दिन जिंदा रहती है कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम जो है ना, इसका खास काम है, कार्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता रहता है आपका LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन बनाता है। इस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो कार्पस ल्यूटियम का भी एक स्पेशल काम है। अंडा भले निकल गया, ऐसे अंडा निकल गया यहाँ से, देखो ये डीजेनरेट हो गया ग्राफिन फॉलिकल। अब इस टूटे हुए ग्राफिन फॉलिकल का नाम है कार्पस ल्यूटियम। अब इसका काम एक और रहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खून के थ्रू आएगा या यूटेरस में, यूटेरस की लेयर को अगेन थिक करेगा ताकि बच्चे की डेवलप हो सके। क्योंकि 9 महीने तक जो बच्चा पैदा होगा ना, उस बच्चे को पैदा करवाना, डेवलप कराना, प्लेसेंटा वगैरह ये सारी चीज़ें कराना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ही काम है। इसको कहते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल प्रोसेस जो हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोसेस होता है प्यूबर्टी के टाइम। ये सारी स्टेज होती हैं प्यूबर्टी के टाइम। ग्राफिन फॉलिकल है, कार्पस ल्यूटियम है, FSH है, LH है, या प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है ओवम में। ये सारा प्रोसेस आफ्टर द प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी के टाइम होता है। बाकी उससे पहले प्राइमरी oocyte बन जाते हैं, मेयोसिस 1 भी कंटिन्यू होती है, और ये पिरामिडल सेल माइटोसिस के थ्रू बन जाते हैं। ये बच्ची में
डिलीवरी से पहले ही चीज़ें होती हैं, जब बच्ची 3 महीनों की होती है। तो ये था ओवरऑल आपका टॉपिक, जो हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। हर बुक का और थोड़ा डिटेल में भी पढ़ा है, कोई कन्फ्यूजन वगैरह की बात नहीं है। फिर से लेक्चर को दूसरी बार देख लेना। बाकी ये प्रोसेस ऐसे ही है, डिटेल में पढ़ा अच्छी तरह, ताकि मेडिकल के टेस्ट में कोई भी सवाल आ जाए तो आपका वो सवाल मिस ना हो जाए, आप हर MCQs को अच्छी तरह कर सको, ठीक है ना। तो अगेन एंड अगेन देखें और उसको टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लें। ये था आपका ओवरऑल oogenesis। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके साइकिल को डिस्कस करेंगे, ओवेरियन साइकिल और यूट्रिन साइकिल को।